तो लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। आज हम कुछ पहले बेसिक प्रॉब्लम्स करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो पहले एक आध प्रॉब्लम कर लेते हैं बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, जिस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक तरह का प्रॉब्लम इसमें आता है कि आपको बोल दिया जाएगा कि एक ट्रायंगल है या एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कुछ भी दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसके कॉर्नर्स के ऊपर चार्जेस रखे हुए होंगे और बोलेगा किसी एक चार्ज के ऊपर आपको बताना है कितना नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको बोला गया है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, मान लो एक ये ट्रायंगल है, सपोज आपको बोला गया। ठीक है, ये आपका गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको बोला जाता है कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके हर कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू। ये भी क्यू, ये भी क्यू और ये भी क्यू। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड है ए। ठीक है, आपको बताना है कि इसके कॉर्नर्स पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स ऑन ईच कॉर्नर ये कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें तीन कॉर्नर्स हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो देखो पहली बात तो तीनों कॉर्नर्स पे जब तुम कैलकुलेट करोगे तो मैग्नीट्यूड तीनों का इक्वल आएगा, डायरेक्शन तीनों में अलग अलग आएगी। ठीक है, अब हम कैसे करते हैं, देखो इसको सिखाते हैं तुम्हें कैसे करना है। जैसे मान लो हम नंबर 3 पे देखते हैं। ठीक है, एट 3, यहाँ पे देखो, तो एट 3 के ऊपर जो चार्ज आपका क्यू है, इसके ऊपर कौन से दो चार्जेस फोर्स लगाएंगे, एक तो 1 वाला लगाएगा और दूसरा 2 वाला लगाएगा। 2 वाला कितनी दूर है, ए दूरी पर है। 3 वाला कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है। चार्ज दोनों की क्यू क्यू है, तो ये जो 3 वाला फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, फोर्स किधर लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, और दूसरी बात, अट्रैक्शन होता है जब दोनों ऑपोजिट चार्ज होते हैं और रिपल्शन होता है जब दोनों आपके लाइक चार्जेस होते हैं। अट्रैक्शन होता है जब दोनों ऑपोजिट चार्ज होते हैं और रिपल्शन होता है जब दोनों आपके सेम चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर क्यू क्यू सेम है तो मतलब रिपल्शन का फोर्स होगा। तो ये आपका इस जगह पर ऐसे फोर्स लगेगा आपका, ये आपका इधर लगेगा फोर्स। दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। और दूसरा इधर लगेगा, ये भी रिपल्शन होगा। देखो क्यू क्यू दोनों सेम है, डिस्टेंस पर है, ये भी होगा एफ ड्यू टू 2। अब अगर हम वैल्यू देखें F1 F2 की, देखो F1 की वैल्यू क्या होगी, के Q1 Q2 दोनों क्यू क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और अगर F2 की वैल्यू देखो तो ये भी यही आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डिस्टेंस बराबर है ना दोनों, तो यानी कि हमें दो वेक्टर्स मिले जिनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये बात हुई। तो ऐसे ही अगर आप कॉर्नर 2 पे देखेंगे तो इस पर भी आपको दो फोर्स लगेंगे, एक ये और दूसरा ये। इनका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, यही होगा जो कि इनका है। इसी तरह से इस पर देखोगे तो इस पर भी एक इधर लग रहा होगा और एक इधर लग रहा होगा। इनका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, यही होगा। सिमेट्री के हिसाब से भाई देखो सब ए डिस्टेंस पर है और इक्वल चार्जेस हैं, तो मतलब हर कॉर्नर पे इक्वल फोर्स लगेगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। डायरेक्शन अलग अलग है। देखो देखो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट किधर आएगा, इनके बीच में इधर आएगा, है ना। इनका रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, इनका रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा। तो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है आपका ऊपर की तरफ, और इसका डायरेक्शन आपका इस तरफ है। तो तीनों का डायरेक्शन अलग है लेकिन तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपको सेम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है कि कितना होगा। तो देखो क्या करना है, तो आपके पास दो वेक्टर हो गए, उनके बीच में एक एंगल हो गया, दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। तो हमने बोल दिया कि भाई देखो ये एक एफ है और ये एक एफ है और बीच में एंगल कितना है भाई, 60 डिग्री है। ठीक है, नेट फोर्स कितना होगा बोलो, दो वेक्टर्स एट एन एंगल, क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ हमारा। नेट फोर्स क्या आएगा बोलो, एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2f² कॉस 60 हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2f² और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो 3f² स्क्वायर रूट के अंदर, तो हो जाएगा √3 टाइम्स f। f की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, यही है एफ वैल्यू। दोनों सेम है ना, F1 इज इक्वल टू एफ, तो इनको इन्हीं को हम एफ बोल रहे हैं ना, क्योंकि सेम है इसीलिए हमने एफ बोल दिया था। देखो ये जो वैल्यू आई है ये दोनों इक्वल आई थी, इसलिए हमने इन दोनों को एफ बोल दिया था। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स कितना आएगा बोलो, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √3 यूनिट्स। यहाँ पर न्यूटन हमने क्यों नहीं लिखा, न्यूटन हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर क्यू का कोई यूनिट तो नहीं रखा है कि क्यू आपका कूलम में है या माइक्रो कूलम में है ना। साइड के बारे में बोला है कि ए मीटर है या सेंटीमीटर है, ऐसे ही दे दिया कि बस साइड है वो है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे यूनिट्स लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई। एक बार फिर से देख लें इसको, अपने आप से ट्राई करके देखें। सिंपल लॉजिक है आपका, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ थी नहीं, सीधा सीधा आपको फोर्स का रेजोल्यूशन ही करना था। ठीक है, सपोज ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इस तरह की प्रॉब्लम्स कैसे अप्रोच करनी है। सपोज आपको बोला जाता है कि इस बार आपके पास एक स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है, इस बार स्क्वायर ऑफ साइड ए। तो हमने एक स्क्वायर ले लिया, ये हमारा स्क्वायर है
इसका साइड ए है, ठीक है, और इसके चारों कॉर्नर्स पे क्यू चार्ज है सब पे, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ भी क्यू और यहाँ भी क्यू, हर कॉर्नर पे कितना कितना चार्ज है, क्यू क्यू चार्ज है, ठीक है। और इसका साइड ए है, आपको बताना है कि इसके सेंटर पे, यानी कि इस स्क्वायर के सेंटर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो सेंटर स्क्वायर कहां पर होता है, जहां पर उसके दोनों डायगोनल्स कट करते हैं वो सेंटर होता है। तो ये डायगोनल आपका यहाँ कट, ये इधर से एक डायगोनल हो गया और दूसरा डायगोनल आपका ये हो गया। ये आपके दो डायगोनल हो गए। ये कहां पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर दोनों कट कर रहे हैं, ऑलराइट। तो ये आपका सेंटर है, इसके ऊपर आपको बताना है कि कितना फोर्स लगने वाला है, इसको हमने बोल दिया ओ। अब देखो ये इसका साइड ए है, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, a√2। तो यहां तक अगर हम इसको ए बी सी डी बोल दें, ए बी सी डी, तो ओ और डी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ओ और डी का। देखो बी डी कितना हुआ, ये जो डायगोनल हुआ कितना हुआ, डायगोनल हो गया a√2, क्योंकि देखो ये ए है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, a√2। तो ये जो ओडी होगा ये इसका हाफ होगा a√2 का, तो कितना हो जाएगा a/√2। तो ओडी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, a/√2 है। ये भी कितनी है, a/√2। ये सारी कितनी हो गई, a/√2 हो गई। क्लियर है बोलो, ये कहानी हुई आपकी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर है इट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑल द कॉर्नर्स, ठीक है, हर कॉर्नर से सेंटर आपका इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। और फोर्स एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और सेंटर ऑफ स्क्वायर पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ स्क्वायर पे फोर्स निकालना है और सेंटर ऑफ स्क्वायर पे चार्ज भी तो गिवन होना चाहिए ना, यहाँ पर चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू के ऊपर फोर्स निकालना है, ठीक है। फोर्स एट सेंटर ऑफ स्क्वायर नहीं, यहाँ पे लिख लो चार्ज क्यू एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि एक चार्ज क्यू है सेंटर पे, उसके ऊपर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो चारों कॉर्नर्स पे भी क्यू चार्ज है और सेंटर पे भी कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है। आपको बताना है नेट फोर्स कितना लगने वाला है। तो देखो इसके सेंटर के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, आपके जो चारों कॉर्नर्स के ऊपर चार्जेस हैं वो सारे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और सारे के सारे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो फोर्स किधर लगेगा ये हम देखते हैं। देखो भाई सबसे पहले ए वाला किधर फोर्स लगाएगा, ओ के ऊपर, ये लगेगा एफ ए। एफ ए की वैल्यू क्या होगी बोलो, के क्यू स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा a²/2, तो 2 पर आ जाएगा। क्लियर है बोलो, अच्छा ठीक है। ये आपका इस तरफ लग गया एफ ए। अच्छा अगर हम सी देखें, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा सी, एफ सी कितना होगा हमारा, के क्यू²/, सेम चीज आएगी, देखो डिस्टेंस तो बराबर ही ना। तो इसका मतलब ये एफ ए हो गए और एफ सी हो गए बराबर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनका कोई नेट इफेक्ट रहेगा ही नहीं भाई। एक चीज को अगर इधर 5 न्यूटन लग रहा हो और 5 न्यूटन इधर लग रहा हो, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि डायगोनल एसी के लॉन्ग इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अलॉन्ग बीडी क्या होने वाला है। तो बीडी के अलॉन्ग क्या होगा, बी फोर्स लगाएगा ओ के ऊपर इस डायरेक्शन में, दिस इज फोर्स ड्यू टू बी, और आपका डी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में विच इज फोर्स ड्यू टू डी। क्लियर है, एफ बी और एफ डी की वैल्यू भी सेम आएंगी, यही जो ऊपर आई है, के 2q² a²। तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना, ये भी कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ना एसी के लॉन्ग, ना आपका एसी के लॉन्ग कोई फोर्स लग रहा है और ना ही आपका बीडी के लॉन्ग कोई फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो सेंटर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, 0 लगेगा। तो यहां पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि चारों कॉर्नर्स पे इक्वल चार्जेस हैं, तो सेंटर पे कितना भी चार्ज रखा हो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहता है। क्लियर है, सेंटर पे कितना भी चार्ज रखा हो, अगर उसके चारों कॉर्नर्स पे इक्वल चार्जेस रखे हैं तो नेट फोर्स जो लगेगा सेंटर पे वो हमेशा 0 लगेगा। हाँ कॉर्नर्स पे अगर चार्ज डिफरेंट है, मान लो जैसे ए पे 2q रखा हो, बी पे q रखा हो, सी पे q रखा हो, डी पे 3q रखा हो, अलग अलग रखे हो, तब फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा, तब नेट फोर्स 0 नहीं होगा। लेकिन अगर चारों कॉर्नर्स पे इक्वल चार्ज है तो फिर आपका नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा। क्लियर है ये बात। तो इस तरह से हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, ठीक है। ऐसे बुक्स में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप ट्राई करिएगा, आपसे हो जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं होते हैं तो फिर आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब हम चलिए बात करते हैं कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। या उससे पहले एक तरह का प्रॉब्लम और करा देता हूँ मैं आपको, रुक जाइए। इक्विलिब्रियम टाइप का कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपको बोला जाएगा कि सपोज देखो यहाँ पे एक चार्ज है Q और यहाँ पे एक चार्ज है बोला 4Q, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है L। चलो वैल्यूज देते हैं, तुम लोगों को ज़्यादा आसान लगेगा। ये मान लो है 1 कूलम, ये है 4 कूलम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है सपोज टर्म बोलते हैं 6 मीटर सपोज है। ये डिस्टेंस है इनके बीच की 6 मीटर। आपको बताना है, आपको क्या करना है, देयर इज अ चार्ज ऑफ Q कूलम to be placed such that it is in equilibrium, ठीक है। और ये जो 1 कूलम और 4 कूलम है ये फिक्स है अपनी जगह पर। क्लियर है बात? तो मतलब क्या बोला गया क्या आपको कि देखो ऐसा है, यहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक 1 कूलम का है, एक 4 कूलम का है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 6 मीटर है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये 1 कूलम और 4 कूलम दोनों आपके फिक्स चार्ज हैं, और एक तीसरा चार्ज है कैपिटल Q। इसको आपको ला करके रखना है इसके आसपास इस तरह से कि उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो रहे उसके ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना होगा इस क्वेश्चन में। तो देखो क्या तुम्हें दिया है यहाँ पर कि दो चार्जेस हैं और इनके बीच में एक आपको तीसरा चार्ज रखना है, उस पर नेट फोर्स जीरो आना चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं कि उसको कहाँ रखा जाए भाई, ठीक है। तो नेट फोर्स अगर जीरो आना है, इसका मतलब देखो चार्ज जब हम रखेंगे तो एक ये फोर्स लगाएगा, दूसरा ये फोर्स लगाएगा। तो जब ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे तभी क्या होगा, आपका नेट फोर्स जीरो आएगा, है ना। और इक्वल एंड अपोजिट होने के लिए इस चार्ज को रखा जाना पड़े, इस चार्ज को रखा जाना चाहिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यानी कि जो लाइन, जिस लाइन पे दोनों चार्ज रखे हुए हैं उसी लाइन के अलोंग रखना चाहिए, यानी कि इस लाइन के अलोंग इसको यहां से लेके यहां तक कहीं पर भी रखा जा सकता है, ऊपर नीचे नहीं रखेंगे। सपोज आपने यहाँ रख दिया मान लो, तो 4 कूलम इधर फोर्स लगाएगा, 1 कूलम इधर फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है भला, कुछ ना कुछ इधर आ जाएगा। नेट फोर्स जीरो कहाँ होगा, जीरो तभी होगा ना जब ये इधर दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, है ना। तो इसका मतलब अलोंग द लाइन ही रखना है। दूसरी बात, बीच में रखा जाए या साइड्स में रखा जाए, तो मान लो यहाँ रख दिया अगर तुमने इसको, तो 1 कूलम भी रिपल कर रहा है, 4 कूलम भी रिपल कर रहा है, तो नेट फोर्स जीरो होना पॉसिबल नहीं है। मान लो इधर रख दिया तो 4 कूलम रिपल कर रहा है, 1 कूलम रिपल कर रहा है, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इन दोनों के बीच में ही रखा जाएगा। तो सपोज हमने यहाँ पे रख दिया, ये अपना हमने क्यू चार्ज रख दिया यहाँ से x डिस्टेंस के ऊपर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई बोलो, 6 माइनस एक्स हो गई, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो भाई हमने क्या माना कि मान लिया कि 1 कूलम से x डिस्टेंस पर ये इक्विलिब्रियम में है, q इज इन इक्विलिब्रियम एट दिस पोजीशन। इस पोजीशन के ऊपर आपका जो q है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो रहा है। तो 1 कूलम वाला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, k 1 कूलम इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना एक्स स्क्वायर। दूसरा ये आपका 4 कूलम वाला कितना फोर्स लगा रहा है, के क्यू इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्यू क्यू कैंसिल हो गया। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, क्या x की वैल्यू इस कैपिटल Q के ऊपर डिपेंड कर रही है? भाई Q तो यहीं पे कैंसिल हो गया ना, तो इसका मतलब इस पर चाहे यहाँ पर Q होता, चाहे यहाँ पर 2Q होता, है ना, चाहे यहाँ पे माइनस Q होता, कुछ भी होता, क्या x की वैल्यू इस पर डिपेंड करती? नहीं करती। इसका मतलब ये जो वैल्यू होती है पोजीशन की, इक्विलिब्रियम पोजीशन की, वो केवल फिक्स चार्जेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसको आप चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी, लेकिन अगर जो चार्ज आप ला करके रख रहे हैं बीच में, उसको अगर आप चेंज करेंगे तो वो कितना भी हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी चेंज नहीं होगी। तो फॉर एनी चार्ज द इक्विलिब्रियम पोजीशन रिमेन सेम इफ द फिक्स चार्जेस आर नॉट चेंज, ठीक है। फिक्स चार्जेस को अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं होगी, कितना भी चार्ज आप ला करके रखें वो उसी पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका k कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास बचता है यहाँ पे, इधर बचता है स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर बचेगा 1/x और इधर बचेगा 2/6 माइनस एक्स। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आएगी बोलो, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, है ना। 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 2 मीटर आपका आ गया। इसका मतलब कहाँ पर है पोजीशन,
at 2 meter from 1 coulomb charge between fixed charges। ऑलराइट, तो ये हमने देख लिया आराम से। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन करना है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मान लो तुम्हें ये दिया होता कि ये 1 कूलम है और दूसरा आपका जो है ये -4 कूलम है मान लो, ठीक है, और इसके बीच में आपको रखना है, सेम क्वेश्चन है कि आपको एक क्यू चार्ज मिला है और इसको आपको रखना है ला करके कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। आप देखो इसको कहाँ पर रखेंगे हम। अब अगर हम इसको बीच में रख देते हैं, सपोज जैसे पहले रखा था, मान लो यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है, क्यू को, तो देखो 1 इसको रिपेल कर रहा है और -4 इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स 0 होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसको या तो लेफ्ट साइड में रखना होगा या तो राइट साइड में रखना होगा, या तो इधर कहीं रखना होगा इस एरिया में, या तो इधर कहीं रखना होगा, ठीक है। तो बीच में तो इसको हम रख सकते नहीं है, ठीक है। तो अब किधर रखेंगे? 4 कूलम के पास रखेंगे या 1 कूलम के पास रखेंगे? तो हमेशा कम वाले के पास रखा जाता है। ऐसा क्यों? देखो 4 कूलम -4 कूलम ज्यादा मैग्नीट्यूड है। अच्छा देखो, -4 कूलम का ये मतलब नहीं है कि 1 कूलम ज्यादा है -4 कूलम कम है। आपको जब मैग्नीट्यूड की बात होती है चार्ज की, तो नंबर देखा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखी जाती है ना। तो यहाँ पे -4 कूलम ज्यादा है, 1 कूलम कम है ना। माइनस प्लस क्या है यहाँ पर? माइनस प्लस यहाँ पर जुड़ने वाला नहीं है। माइनस प्लस का काम सिर्फ डायरेक्शन के लिए कर सकते हैं। आप डायरेक्शन का पता लगाने के लिए इस नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, या तो मतलब माइनस प्लस का मतलब क्या है कि एक चार्ज एक तरह का है, दूसरा चार्ज दूसरी तरह का है। इसका यूज होता है एक तो डायरेक्शन में करते हैं, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो फिर उसका यूज हम उस तरह से नहीं करते जिस तरह से नॉर्मली किया जाता है ना। तो यहाँ पर आपका 4 कूलम ज्यादा है, 1 कूलम आपका कम है, ठीक है। तो देखो माइनस का मतलब सिर्फ यही है कि अट्रैक्शन का फोर्स है इनके बीच में, ये आपको पता चलता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका 4 कूलम का ज्यादा है, ठीक है। तो -4 बड़ा है, 1 आपका 1 कूलम छोटा है, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मान लो इसको हम 4 कूलम वाले के करीब रख दें, मान लो यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। तो एक तो ये फोर्स भी चार्ज भी ज्यादा है और इसका डिस्टेंस भी कम। अब फोर्स जो होता है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ज्यादा फोर्स लगेगा यहाँ पे, भाई डिस्टेंस भी घट गई, चार्ज तो बड़ा है ही, तो इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा हो गया -4 कूलम वाला। और 1 कूलम वाला एक तो एक कम चार्ज है और दूरी पे भी रखा हुआ है, तो इसका फोर्स बहुत, जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो बहुत ही छोटा लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबल होना नहीं है इक्विलिब्रियम में। तो इसको हम इधर कहीं रखेंगे, यहाँ पे मान लो रख दिया। अब देखो 1 कूलम चार्ज तो कम है लेकिन पास में रखा हुआ है ना, और -4 कूलम चार्ज ज्यादा है मगर दूर रखा हुआ है, तो आपका बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो -4 कूलम वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इधर, और 1 कूलम वाला इधर भेज रहा है, और ये आपका इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0। ऑलराइट, तो 1 कूलम वाला कितना फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर? Q1 डिवाइडेड बाई कितनी दूरी पर? हमने इसको मान लिया x दूरी पर है, और ये आपका कितना है? 6 है, ठीक है। हाँ, तो K1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x², ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? K -4 कूलम वाला, तो ये आपको हो जाएगा Q -4 डिवाइडेड बाई, अब डिस्टेंस देखो Q और -4 का कितना है? x + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं लिखना है, 4 लिखना है ना। जब हम वैल्यू पुट करते हैं, जब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है ना। सिर्फ जब मैग्नीट्यूड की बात हो रही हो तो हम Q को बिना साइन के लिखते हैं। जब आपको डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, जब आप, या आप ये कहें जब आप वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ यूज करेंगे, वहां पर आपको साइन के साथ रखना पड़ेगा चार्ज। लेकिन अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर आपको नेगेटिव साइन के साथ रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इसको रखेंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ पर Q K कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो आपका आ जाएगा 1/x = 2/x + 6। तो यहाँ से आपको मिलेगा भाई x + 6 = 2x, बोलो है कि नहीं? x + 6 = 2x, तो इसका मतलब x = कितना आ गया आपका? 6 मीटर, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा आपको? 1 कूलम से, तो 6 मीटर लेफ्ट टू द 1 कूलम चार्ज। ऑलराइट, यहाँ पर भी वही बात होगी कि Q की वैल्यू कुछ भी हो, Q चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं होगी जब तक आप फिक्स चार्जेस का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 कूलम या -4 कूलम में से किसी का मैग्नीट्यूड चेंज ना करें, तब तक आपकी ये जो पोजीशन होगी इक्विलिब्रियम की ये चेंज नहीं होगी। ऑलराइट, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो होते हैं पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। इसके ऊपर और भी अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमने बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स कराए हैं। जब हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम HC वर्मा से प्रॉब्लम्स करेंगे, वहाँ पर आपको कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जब आपका ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट बनने दीजिए, फिर हम कुछ और भी ज़्यादा अच्छे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म।